Hello everyone. Today we are going to start a new unit of respiratory system. So to begin with very basic things, हमें ये पता है कि हमारे पास दो lungs होते हैं. We are having a right lung and we are having a left lung. So you could see this diagram. अगर मैं बात करूँ राइट लंग की, तो राइट लंग में आप देख सकते हो कि हमारे पास तीन लोब्स हैं. दिस इज़ फर्स्ट लोब, दिस इज़ सेकेंड लोब एंड दिस इज़ द थर्ड लोब. अब इन तीन लोब्स के लिए हमारे पास दो फिशर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसके कारण हमारे राइट लंग में तीन लोब्स बने. तो पहला फिशर जो होता है दैट इज़ नोन एज ऑब्लीक फिशर. आप ये देख सकते हो. सो दिस विच आई एम ड्राइंग राइट नाउ इज़ द ऑब्लीक फिशर. तो ऑब्लीक फिशर हमारे दोनों लंग में प्रेजेंट होता है, राइट. इसलिए इसको मेजर फिशर बोलते हैं. तो एक फिशर है जिसे हम लोग ऑब्लीक फिशर बोल रहे हैं, और ये राइट लंग में भी प्रेजेंट है, लेफ्ट लंग में भी प्रेजेंट है. तो लेफ्ट लंग में जब ऑब्लीक फिशर आया तो इसने लेफ्ट लंग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक अपर लोब और एक लोअर लोब. ठीक है. तो लेफ्ट लंग में हमारे पास केवल दो लोब्स होते हैं, दैट इज़ अपर लोब एंड लोअर लोब. अब अगर मैं बात करूँ हमारे राइट लंग की, तो राइट लंग में हमारे पास ऑब्लीक फिशर तो होता ही है ना, जिसने लंग्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, अपर लोब एंड लोअर लोब. पर ऊपर वाले लोब में एक और फिशर होता है, इसको हम लोग बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर, राइट. तो हमारे राइट लंग में हॉरिजॉन्टल फिशर भी होता है, जिसने फर्दर डिवाइड कर दिया अपर लोब को दो हाफ्स में, एक प्रॉपर अपर लोब वाला हिस्सा और एक मिडिल लोब वाला हिस्सा. मतलब हमारे पास राइट लंग में तीन लोब हो गए, अपर लोब, मिडिल लोब एंड लोअर लोब. और हमारे पास लेफ्ट लंग में दो लोब हो गए, अपर लोब और लोअर लोब. सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. मूविंग फॉरवर्ड, अब अगर हम इन्हीं लोब्स को एक्सरेज में देखना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से हमें दिखते हैं. ठीक है. तो आप अगर चेस्ट एक्सरे को देखोगे सो ये हमें लोब्स जो हैं वो दिख रहे हैं. ठीक है. अब यहाँ पे एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि इस एक्सरे में जब आप ऐसा एक्सरे ले रहे हो तो आपको जो लोअर लोब है, लोअर लोब को कुछ लोग इन्फीरियर लोब भी बोलते हैं, राइट. सम पीपल ऑफन कॉल द लोअर लोब एज इन्फीरियर लोब. तो जो लोअर लोब है या जो इन्फीरियर लोब है वो इतने अच्छे से विजुअलाइज आप नहीं कर पा रहे हो, राइट. तो हम चाहे एपी व्यू की बात करें या चाहे पीए व्यू की बात करें, सो इट्स नॉट वेरी कन्वीनियंट टू विजुअलाइज द लोअर लोब, राइट. एंड फॉर दैट पर्पज इटसेल्फ आप देख सकते हो, आप अपर लोब को, मिडिल लोब को विजुअलाइज कर पा रहे हो, ठीक है, लेकिन आप लोअर लोब को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो. बहुत छोटा सा फ्रैक्शन उनका दिखता है. इसलिए हम लेटरल चेस्ट एक्सरे करते हैं, हम लोअर लोब को जिससे प्रॉपरली विजुअलाइज कर सकें. दैट इज़ पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग की भी बात कर लेते हैं. अब अगर हमें लोअर लोब को ऑस्कल्टेट करना है ना, यूजुअली आप देखते हो आप स्टेथोस्कोप को सामने रखते हो और ऑस्कल्टेट करते हो, पर लोअर लोब को ऑस्कल्टेट करने के लिए आप इंफ्रास्कैपुलरली ऑस्कल्टेट कर सकते हो इसको. ऑल्सो यू कुड ऑस्कल्टेट इट इन दी मिड एक्सिलरी लाइन. ठीक है. तो मिड एक्सिलरी लाइन में भी आप इसको ऑस्कल्टेट कर सकते हो. ठीक है. सो वी आर डन विद द लोब्स, वी आर डन विद द फिशर्स. कौन कौन से फिशर्स होते हैं, और हमने थोड़ी सी एक्सरे में भी इनकी चीज़ देखी. नाउ सम टाइम व्हाट हैपन, बहुत कम लोगों में, दैट इज़ 1 to 2% पॉपुलेशन में आपको एक और चीज़ देखने को मिलती है, राइट. यू गेट अनदर फिशर, आई वुड रादर से, राइट. एंड कैन यू जस्ट लोकेट माई दिस ग्रीन पेन, कैन यू सी दिस, इट लुक्स लाइक अ tadpole, राइट. इट लुक्स लाइक अ tadpole, राइट. सो दिस इज tadpole appearance. सो दिस इज नोन एज एजाइगस फिशर. 1 से 2% लोगों में पाया जाता है ना, और ये tadpole अपीयरेंस अपन इसको बोलते हैं. सो यू कुड सी दिस हेयर ऑल्सो, यू कैन सी दिस एजाइगस फिशर. तो हमारे पास अभी तक हमने कौन कौन से फिशर पढ़ लिए? हॉरिजॉन्टल फिशर, ऑब्लीक फिशर. ऑब्लीक फिशर इज अ मेजर फिशर प्रेजेंट इन बोथ द लंग्स, राइट. हॉरिजॉन्टल फिशर इन द राइट लंग, राइट. एंड वी आर ऑल्सो हैविंग एजाइगस फिशर, जो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है. ठीक है. अब एक और कंडीशन की बात करते हैं, दैट इज़ फैंटम ट्यूमर. अभी मैंने बताया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट ड्राइंग फॉर यू the right side of my lungs, right. This is right lung, let us say that this is right lung. तो राइट लंग में अभी मैंने आपको बताया कि दो टाइप के हमारे पास बेसिकली फिशर होते हैं. ठीक है. एक ऐसा फिशर होता है, राइट, और एक ऐसा फिशर होता है. तो ये वाला जो फिशर है, राइट, ये वाला जो फिशर है, इसको हमने अभी बोला हॉरिजॉन्टल फिशर अपन बोल रहे हैं. अब कई बार क्या होता है, इस हॉरिजॉन्टल फिशर में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, राइट. वाटर गेट्स कलेक्टेड ओवर हियर, फ्लूइड गेट्स कलेक्टेड ओवर हियर, अदर आई शुड से. Now why does the fluid get collected over here? This is my heart, right. You know well that heart में हमारी क्या ड्रेन करती हैं? पल्मोनरी वेन्स ड्रेन करती हैं. वो पल्मोनरी वेन्स जो हैं कहाँ से आ रही हैं? वो पल्मोनरी वेन्स हमारे लंग से आ रही हैं. तो कई बार अगर हार्ट मेरा फेल हो गया, राइट, फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हैज़ फेल्ड, राइट, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हैज़ फेल्ड.
So if the left side of my heart has failed, so it won't be able to pump the blood, right? So there would be a backflow of the blood, right? तो ब्लड का जो क्या होगा, बैकफ्लो होने लगेगा, जिसके कारण ब्लड इकट्ठा होने लगेगा हमारी लंग्स में, ठीक है। तो ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केस में होता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर यानी कंजेशन हो रहा है, और यहाँ पे पल्मोनरी कंजेशन देखने को मिलेगा। तो हॉरिजॉन्टल फिशर में जो है फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, और हमें एक कन्फ्यूजन होता है कि कहीं ट्यूमर तो नहीं हो गया। तो पेशेंट को कंजेशन है ना, हॉरिजॉन्टल फिशर में फ्लूइड इकट्ठा हो गया है। इट सीम्स एज इफ द पेशेंट इज हैविंग अ ट्यूमर, राइट, बट इट इज़ एक्चुअली नॉट अ ट्यूमर। जब आप पेशेंट को डायूरेटिक्स देना चालू करते हो तो फ्लूइड धीरे धीरे बॉडी से निकलता जाता है। आप कोई भी डायूरेटिक, अगर मैं बात करूँ जैसे लूप डायूरेटिक, आप फ्यूरिसमाइड दे रहे हो पेशेंट को 1 हफ्ते 2 हफ्ते, ग्रेजुअली आप ये पाओगे कि पूरा का पूरा जो आपको ट्यूमर दिख रहा था वो गायब हो गया, ट्यूमर जैसा एक चीज़ दिख रही थी। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज सीडो ट्यूमर, है ना, क्योंकि असली में ट्यूमर नहीं है, ठीक है, और इसी को हम लोग फैंटम ट्यूमर बोलते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नोन एज हाइलम ऑफ द लंग। अगेन ये आप सब एनाटमी में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखें अगर हम, तो ये हमारे पास जो है राइट लंग दिया हुआ है, राइट, दिस इज राइट लंग एंड दिस इज माई लेफ्ट लंग। सो हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, दैट वॉज वैब, ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने ये पढ़ा है कि हाइलम, पहली बात हाइलम क्या होता है, हाइलम वो पार्ट होता है ना, जिसके थ्रू लंग्स के अंदर चीज़ें एंटर करने वाली हैं। अब लंग्स के अंदर आपको क्या क्या एंटर कराना है, यू वांट द आर्टरी टू एंटर, this would be the pulmonary artery, you want the vein to enter, that would be the pulmonary vein, you want bronchus to enter, right, the bronchus should enter over there, and you want the lymph nodes and all these things, the lymphatics also to enter over there, right. So these are 4 things which I want to enter inside my lungs, right. So if I talk about the artery, it is the pulmonary artery which I want to enter. तो अगर आप देखो यहाँ पे pulmonary artery, ठीक है, फिर हम चाहते हैं कि पल्मोनरी वेन भी जाए, ठीक है, तो हमारे पास पल्मोनरी वेन भी हमारे पास जाने वाली है। और फिर आप देख सकते हो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स के अलावा वी आर ऑल्सो हैविंग समथिंग कॉल्ड एज ब्रोंकस, तो हम ब्रोंकस भी चाहते हैं, ठीक है। पहले हम राइट साइड के डायग्राम को फोकस करते हैं, ठीक है। सो जस्ट फोकस ऑन माई ग्रीन पेन, राइट, आई एम सेइंग वन लाइन दैट, अभी तो हमने वैब बोल दिया है ना, वैब का मतलब क्या हुआ, सबसे आगे वेन होगी, दिख ही रहा है आपको, फिर ए का मतलब आर्टरी, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 इज द ब्रोंकस, राइट। सो 1 2 3, नाउ दिस वैब इज व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम एंटीरियर टू द पोस्टीरियर, ठीक है। आप एंटीरियर से अगर पोस्टीरियर जाओगे तो आपको वैब मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप लेफ्ट लंग की बात करो तो अगेन वैब ही मिलेगा, पहले वेन मिल गई आपको, फिर आपको आर्टरी मिल गई और फिर आपको ब्रोंकस मिल गया। पर फ़र्क क्या है, लेफ़्ट वाले में जो आर्टरी है, ठीक है, सीक्वेंस तो वैब ही है, पर लेफ़्ट वाले में जो आर्टरी है वो आपको सुपीरियर मिल रही है। सो आई एम जस्ट सेइंग 2 स्टेटमेंट्स, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इन द राइट लंग द पल्मोनरी आर्टरी इज एंटीरियर टू द ब्रोंकस, इन लेफ्ट लंग द पल्मोनरी आर्टरी इज सुपीरियर टू द ब्रोंकस। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। हाइलम को पढ़ने के बाद अब हम ये देखते हैं कि क्या क्या वो कंडीशंस होती हैं जिसमें ये जो हाइलम है वो एनलार्ज हो जाएगा, दैट इज नोन एज हाइलर एनलार्जमेंट, which you could see in the chest x-ray. So you could see in these chest x-rays, clearly you could see that the hilum has been enlarged, right. You could just see the normal chest x-ray and you would be appreciating that in these chest x-rays the hilum has been enlarged. Now what are the conditions? भाई हाइलम में जो स्ट्रक्चर जा रहे हैं अगर उनमें दिक्कत हो गई तो हाइलम एनलार्जमेंट हो जाएगा। जैसे मैंने बोला पल्मोनरी आर्टरी जा रही है, ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी का आप डायलिटेशन करा दो, या फिर मैंने फॉर एग्जांपल बोला कि लिम्फैटिक्स जा रहे हैं तो लिम्फैटिक्स का कोई पैथोलॉजी आप करा दो, है ना, जैसे हाइलर लिम्फेडिनोपैथी करा दो टीबी के केस में, सार्कोइडोसिस के केस में, या फिर अगर यहाँ पे कोई मास आ जाए, सो दैट इज़ नोन एज मीडियस्टेनल मास, या फिर ब्रोंकस भी जा रही है अंदर तो ब्रोंकस में कोई मास आ जाए, तो मोस्ट कॉमन इज दी हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, दैट इज़ वेरी कॉमन, एंड वी कुड ऑल्सो हैव पल्मोनरी आर्टरी डायलिटेशन, सो दैट इज़ हाइलर एनलार्जमेंट। Now coming to the next part of this session, that is functional anatomy of the lungs, ठीक है। तो अगर मैं लंग्स की फंक्शनल एनाटमी की बात करूँ उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये लैरिंग्स के रेफरेंस में बनता है, लैरिंग्स के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोल देते हैं और लैरिंग्स के नीचे वाले हिस्से को हम लोग लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं। कुछ बीमारियां जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्वॉल्व करेंगी, फॉर एग्जांपल आप टॉन्सिलाइटिस बोल सकते हो, एपिग्लोटाइटिस बोल सकते हो, ठीक है, यू कुड इवन से फेरेंजाइटिस। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपके पास निमोनिया आ जाएगा, एम्फाइसीमा आ जाएगा, तो ऐसी कंडीशन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन में आती है।
अब अगर मैं बात करूँ तो ये एक चीज़ हो गई, ठीक है, एक तरीका हो गया क्लासीफाई करने का। अब हम यहाँ पे कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने बना लिया जोन्स। जोन्स का मतलब क्या हुआ, हमने हमारे लंग्स को, हमने हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो जोन्स में डिवाइड किया। एक होता है कंडक्टिंग जोन और एक होता है जिसको ट्रांजिशनल जोन और रेस्पिरेटरी जोन बोलते हैं। कंडक्टिंग जोन वो जोन होता है जो एयर को कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, और ट्रांजिशनल जोन वो जोन होता है जहाँ पे एक्सचेंज चालू हो जाता है, ठीक है, एक्सचेंज चालू हो जाता है गैस का। तो ये एक चीज़ हो गई। तो जोन्स तो बहुत सिंपल है, बहुत आराम से समझ सकते हो, ठीक है। एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं जनरेशन। एक्चुअली में हमने क्या किया, 0 to 23 ये नंबर्स यूज़ किए और इस बेसिस पे हमने हर एक पार्ट को हमने एक एक नंबर दे दिया। जैसे कि अगर मैं ट्रकिया की बात करूँ तो उसका जनरेशन होता है 0, ब्रोंकाई का जनरेशन 1 2 3 ऐसे करके, ब्रोंक्यूल्स का जनरेशन 5, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का 16। व्हाट यू नीड टू रिमेंबर दैट जो कंडक्टिंग जोन है वो 0 to 16 में आता है, 0 to 16 उसकी जनरेशन्स होती हैं, ठीक है, और आखिरी के साथ दैट इज 17 to 23 ये आपकी किस में आती हैं, ये आपकी आती हैं नन अदर देन दी रेस्पिरेटरी जोन या ट्रांजिशनल जोन। सम पीपल ऑफन कॉल इट एज एक्सचेंज जोन, इसे हम लोग एक्सचेंज जोन भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे गैस का एक्चुअल एक्सचेंज होता है। तो अभी तक केवल इतना याद रखो कि 23 जनरेशन्स होती हैं जिसमें से 16 जनरेशन कंडक्टिंग जोन में आती हैं और 7 जनरेशन आपकी एक्सचेंज जोन में आती हैं। इसमें भी इसको ऐसे बांटा गया 2 to 1, यानी रेस्पिरेटरी जोन में 7, मैंने आपको बोला कि टोटल यहाँ पे कितनी होती हैं, नीचे 7 जनरेशन्स होती हैं, राइट। सो इफ आई टॉक अबाउट दीज 7 जनरेशन्स, तो 7 जनरेशन्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। अब अगर मैं ब्रोंकाई की बात करूँ तो ब्रोंकाई हमारे पास 3 टाइप की होती हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शरी ब्रोंकाई, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्शरी ब्रोंकाई। तो क्या होता है यहाँ पे समझने की कोशिश करो, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकाई को हम लोग प्रिंसिपल ब्रोंकाई या मेन ब्रोंकाई बोलते हैं। सेकेंडरी ब्रोंकाई होती है हमें जिससे हम लोबर ब्रोंकाई बोलते हैं, और टर्शरी ब्रोंकाई को हम लोग सेगमेंटल ब्रोंकाई बोलते हैं। तो डिवीजन क्या है, ट्रकिया ने डिवाइड किया, ब्रोंकाई दिया, ब्रोंकाई डिवाइड होकर के ब्रोंक्यूल्स बना रहे हैं, ब्रोंक्यूल्स ने टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स दिए, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स ने रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स दिए, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स ने एल्वियोलर डक्ट दिया और लास्ट में हमारे पास एल्वियोलर सैक होता है। अब हम बात करते हैं हर एक पार्ट में क्या क्या डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती हैं। दे आस्क यू दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो कुछ मेन टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसल सेल्स की। ये जो बेसल सेल्स होती हैं ये प्रोजेनाइटर सेल्स होती हैं। प्रोजेनाइटर सेल्स का मतलब क्या हुआ, किसी भी केस की लंग इंजरी की कोई भी केस हो। अब देखो कहाँ कहाँ पे हैं बेसल सेल्स, अब देख सकते हो लैरिंग्स में भी होती हैं बेसल सेल्स, ट्राकिया में है, प्राइमरी ब्रोंकाई में है, सेकेंडरी ब्रोंकाई में है, टर्मिनल ब्रोंकाई में है, इनफैक्ट नीचे भी हैं। तो बेसल सेल्स ऑलमोस्ट हर जगह प्रेजेंट हैं। बेसल सेल्स का फंक्शन होता है रीजनरेट करना। अगर किसी पार्ट में इंजरी हो गई है ना, लंग के किसी ट्रैक में इंजरी हो गई तो सेल्स को वापस से रीजनरेट करना। फिर कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम लोग गोबलेट सेल्स बोलते हैं, है ना, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होती हैं। तो यहाँ पे देखो आपको ऑलमोस्ट हर जगह आपको गॉबलेट सेल्स मिल रही हैं, राइट। तो यू गेट गॉबलेट सेल्स दैट इज म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स, ठीक है। फिर हमारे पास होती हैं क्लब सेल्स यानी क्लारा सेल्स। नाउ दिस इज़ अ न्यू थिंग क्योंकि आपने पहले नहीं पढ़ा है। अगर मैं बात करूँ क्लब सेल्स की या क्लेरा सेल्स की, तो अगर ध्यान से देखो तो ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स वाले रीजन में मेनली प्रेजेंट है। तो क्लब सेल्स या क्लारा सेल्स आपके पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल वाले रीजन में प्रेजेंट है। आप देखो ऊपर कहीं पे भी नहीं दिख रही है ना, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स वाले रीजन में प्रेजेंट है। अब ये जो क्लब सेल्स या क्लेरा सेल्स होती हैं जो कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स वाले रीजन में प्रेजेंट है, ये नई चीज़ है, आपने पहले नहीं पढ़ा। इसका फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन का इसका फंक्शन होता है, ठीक है। तो क्लब सेल्स या क्लेरा सेल्स जो कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट होती हैं हैज़ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो आपके कहाँ से कहाँ होते हैं, 6 to 16 में होते हैं। फिर होती है कुल्सिटस्काई सेल्स। अगर मैं बात करूँ कुल्सिटस्काई सेल्स की, तो ये जो कुल्सिटस्काई सेल्स हैं इनका क्या फंक्शन होता है, बेसिकली ये ना ऐसी सेल्स होती हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स फिल्ड होते हैं। नाउ व्हाट आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट इन दीज सेल्स? दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स दे इंक्लूड सेरोटोनिन, इनमें सेरोटोनिन होता है, इसमें कैल्सिटोनिन होता है, सेरोटोनिन, कैल्सिटोनिन एंड कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड होता है, राइट। सो दैट इज़ वन पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड टू नो, ठीक है। अब ये सेल्स होती कहाँ पे हैं, तो ये सेल्स ना ब्रोंक्यूल्स में मोटा मोटा पूरे ब्रोंक्यूल्स में होती है। जैसे क्लब सेल्स या क्लारा सेल्स केवल टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में हमने स्पेसिफाई कर दिया, पर आपकी कुल्सिटस्काई सेल्स जो होती हैं ये आपकी ब्रोंक्यूल्स में मोटा मोटा होती हैं। सो दे विल बी ऑल्सो प्रेजेंट इन द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, राइट।
Now moving forward to the types of epithelium, this is also very important, right? Listen to me very carefully. You know well that nose में या हमारे जो आपने ENT में भी पढ़ा है कि we are having a cell that is known as pseudostratified ciliated columnar glandular epithelium. Pseudostratified ciliated columnar glandular epithelium. तो हमारे ट्रैकिया में भी वही सेल होती हैं, ठीक है, pseudostratified ciliated columnar glandular epithelium. ट्रैकिया के बाद आप ब्रोंकस पे आ जाओ. तो ब्रोंकस को क्या किया है इन्होंने, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक अपर पार्ट, एक मिडिल पार्ट और एक लोअर पार्ट. तो ब्रोंकस के अपर पार्ट में वही सेल्स होती हैं, pseudostratified ciliated columnar glandular epithelium. ब्रोंकस के मिडिल पार्ट में कॉलमनार की जगह अब ये सेल्स क्यूबॉइडल एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाती हैं, और ब्रोंकस के लोअर पार्ट में ये सिंपल क्यूबॉइडल में कन्वर्ट हो जाती है. मतलब नीचे जैसे जैसे आते जा रहे हो ना, तो देखो पहले कॉलमनार एपिथेलियम होती है, फिर बीच बीच में आपको क्यूबॉइडल मिल रही हैं, और एकदम नीचे आओगे आप, है ना, तो आपको फ्लैट सेल्स मिलेंगी, ये स्क्वामस एपिथेलियम मिलेगी. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट? सो इन विच पार्ट यू आर गेटिंग व्हाट, यू शुड नो दैट दे आस्क यू दिस ऑल्सो, राइट? सो व्हाट आई एम सेइंग दैट एल्वियोलर डक्ट तक आपको सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगी. तो ट्रकिया में pseudostratified ciliated columnar epithelium, ब्रोंकस में 3 पार्ट्स में अलग अलग तरीके से बताओगे, ठीक है? तो हमने ट्रकिया देख लिया, हमने ब्रोंकाई देख लिया, है ना. अब अगर हम बात करें जैसे जैसे आप नीचे आओगे, है ना, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, जैसे जैसे आप लोग नीचे आओगे ब्रोंक्यूल्स के लेवल पे आओगे, तो ब्रोंक्यूल्स के लेवल पे जैसे आपको पता है ब्रोंकस होता है, फिर ब्रोंक्यूल्स आ गए आपके. ब्रोंक्यूल्स के लेवल पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है. इनफैक्ट रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में भी आपके पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है. एल्वियोलर डक्ट में भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, पर एल्वियोली में नीमोसाइट्स होती हैं जो कि अलग होती है. अनदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू नो, जब हम ट्रकिया की बात कर रहे हैं, हमने बोला ट्रकिया है, हमारे पास ब्रोंकाई है और हमारे पास ब्रोंक्यूल है. तो ट्रकिया के पास कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं, बिल्कुल शी शेप कार्टिलेज आपने पढ़ी रखा है जो इसको सपोर्ट करती हैं. ट्रकिया के पास कोई स्मूथ मसल सेल्स नहीं होती, ट्रकिया के पास कोई गॉबलेट सेल्स नहीं होती. ब्रोंकाई की बात करूँ तो ब्रोंकाई में भी कार्टिलेज होते हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं. सो ब्रोंकाई इज ऑल्सो हैविंग कार्टिलेज, ब्रोंकाई इज ऑल्सो हैविंग स्मूथ मसल एंड दे आर हैविंग गॉबलेट सेल्स. अब अगर मैं बात करूँ तो ट्रकिया में हमारे पास कार्टिलेज प्रेजेंट है, स्मूथ मसल नहीं होगा, गॉबलेट सेल्स नहीं होंगी. ट्रकिया की बात करें, ब्रोंकाई में तीनों चीज़ें होती हैं, ठीक है, मतलब ब्रोंकाई के पास कार्टिलेज, स्मूथ मसल्स और गॉबलेट सेल्स तीनों होती हैं. जबकि ब्रोंक्यूल की अगर हम बात करें तो ब्रोंक्यूल में आपके पास केवल स्मूथ मसल्स होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा. सो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में मैक्सिमम स्मूथ मसल्स होती हैं. तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में आपने क्लब सेल्स या क्लेरा सेल्स पढ़ा, और अभी एक और पॉइंट पढ़ा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बारे में, 16th लेवल पे आती हैं, वो भी याद होना चाहिए, है ना. दैट इज़ द एंड ऑफ द कंडक्टिंग जोन एंड इट इज़ हैविंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्मूथ मसल्स, राइट. एक और चीज़, राइट और लेफ्ट ब्रोंकस की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसमें आप फॉरेन बॉडी इम्पैक्शन पढ़ सकते हो. आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि हमारे पास ये हमारा ट्रकिया बाइफर्केट करता है ना, किस लेवल पे, T4 के लेवल पे. तो हमारे पास एक राइट ब्रोंकस आता है और एक लेफ्ट ब्रोंकस आता है. तो ये राइट ब्रोंकस है जो दिख रहा है, बहुत ध्यान से देखो, पहले राइट ब्रोंकस के पॉइंट पढ़ रहे हैं ना. तो राइट ब्रोंकस की अगर हम बात करें तो ये तुमको वाइडर दिख रहा है, यू कुड सी दिस इज वाइडर, यू कुड सी दिस इज शॉर्टर. ओके, छोटा है 2 सेंटीमीटर का एंड स्टीपर, ये 25 डिग्री का एंगल बना रहा है. कैन यू सी दिस? तो फॉरेन बॉडी झट से यहाँ चली जाएगी. जबकि अगर हम बात करें लेफ्ट वाले की, तो लेफ्ट वाला जो है नैरो है, दिख रहा है आपको, ये लॉन्गर होता है ना कंपैरेटिवली 5 सेंटीमीटर का, और ये ज़्यादा हॉरिजॉन्टल होता है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है. तो फॉरेन बॉडी के बहुत कम चांसेस होते हैं कि लेफ्ट ब्रोंकस में भी हो जाए, ठीक है. इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल. अब अगर मैं सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल की बात करूँ तो ये क्या है, देखिए लंग्स में हमारे पास ये लंग का एक फंक्शनल यूनिट होता है जिसको हम लोग बोल रहे हैं सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल. क्या होता है सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल? SPL. सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल में क्या आता है, 3 to 5 टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. देखो 3 से 5 टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद तुमको पता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलर सैक, ये सब आएगा. तो एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, ये एक और टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, उसकी भी ये सारी चीज़ होंगी, ये एक और टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, उसकी भी ये सारी चीज़ होंगी. इन तीनों टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स को अगर मैं मिला दूँ, है ना, इन तीनों टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स को अगर मैं कंबाइन कर दूँ तो जो चीज़ बनेगी, है ना, अलॉन्ग विद जो इसके बीच में कनेक्टिव टिश्यू और सेप्टा है, वो सबको इंक्लूड करके हम बोल देते हैं सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल, ठीक है. सो इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग, सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल, राइट, कंप्राइज्ड ऑफ 3 to 5 टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ नोन एज ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज जब आप सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल की बात करते हो तो फंक्शनल यूनिट है लंग का, है ना, जबकि जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है वो एनाटॉमिकल यूनिट है लंग की, है ना. ये आपने एनाटॉमी में ऑलरेडी पढ़ रखा है.
तो क्या होती है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट? ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट वो चीज़ होती है जो कि एक सेगमेंटल ब्रोंकाई से सप्लाई हो, है ना। तुमने अभी डिवीजन पढ़ा है, ठीक है, यू हैव रेड द डिवीजन, राइट। आपने ब्रोंकाई पढ़ी है ना, तो ब्रोंकाई मैंने बताया था 3 टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। टर्शरी ब्रोंकाई को ही सेगमेंटल ब्रोंकाई बोलते हैं। तो एक सेकेंडरी ब्रोंकाई जो हिस्सा को सप्लाई कर रहा है उसको हम लोग बोल देते हैं कि हमारा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, कि अलग अलग कलर से अलग अलग ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट को मार्क किया गया। तो एक सेकेंडरी आपका ब्रोंकाई या अगर मैं बात करूँ, एक टर्शरी ब्रोंकाई या एक सेगमेंटल ब्रोंकाई जिस पार्ट को लंग के सप्लाई कर रहा है उसको एक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट बोल देंगे। तो लंग्स में हमारे पास दोनों लंग्स में, एक में 10 एक में 10, 20 टोटल ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है। तो राइट लंग में हमारे पास 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है और लेफ्ट लंग में भी हमारे पास 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है। देखो एक चीज़ याद रखो कि हर एक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में खुद की पल्मोनरी आर्टरी होती है, ठीक है, खुद की पल्मोनरी आर्टरी है, पर पल्मोनरी वेन खुद की नहीं होती। ये एक MCQ क्वेश्चन है। तो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट की खुद की पल्मोनरी आर्टरी होती है, पर जो वेन होती है वो सेप्टम में होती है। एक चीज़ तो याद रखना है। अब ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के नाम आपको याद रखने हैं। तो अगर मैं बात करूँ राइट लंग की, है ना, तो राइट लंग में सबसे पहले आप शुरू करो अपर लोब से। तो अपर लोब में आता है एपाइकल, पोस्टीरियर और एंटीरियर। फिर आ जाओ मिडिल लोब में, तो उसमें लेटरल और मीडियल। और अगर हम बात करें लोअर लोब की, तो सुपीरियर, मीडियल बेसल, एंटीरियर बेसल, लेटरल बेसल एंड पोस्टीरियर बेसल। सेम दोनों में चलेगा, है ना, लोअर लोब के ऑलमोस्ट सेम होते हैं दोनों में, ठीक है। फ़र्क कहाँ पे आता है? लेफ्ट लंग में आपको पता है केवल 2 लोब्स होते हैं, है ना। तो अपर लोब में क्या क्या आता है? एपाइकल, पोस्टीरियर, एंटीरियर, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। एशिया एल्प से याद रख सकते हो ना, ट्रिक्स हैव बीन गिवन, यू माइट यूज़ दीज ट्रिक्स। अदरवाइज आपने जो एनाटॉमी में फर्स्ट ईयर में पढ़ा है वैसे याद कर सकते हो, ठीक है, आपने जैसे भी याद किया, पर ये नाम आपको याद रखने ज़रूरी है। तो ये होते हैं हमारे ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स, ठीक है। ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के बाद अब हम बात करते हैं सीलिया की। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो सीलिया होता है ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक प्रेजेंट होता है। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में क्लब सेल्स या क्लारा सेल्स होते हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में मैक्सिमम स्मूथ मसल सेल्स होती हैं, अगर तुम्हें याद हो। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स लास्ट स्पॉट होता है आपके कंडक्टिंग जोन का। और अब चौथा पॉइंट टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का कि यहीं तक सीलिया प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक्सचेंज जोन में सीलिया नहीं प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो सीलिया होते हैं, मान लो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, तो ये जब बीट करते हैं, है ना, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस के लिए। जो भी चीज़ डिपॉजिट हो गई है उसको बाहर निकालने के लिए रेस्पिरेटरी ट्रैक से, ठीक है। तो दीज सीलिया बीट टू क्लियर द म्यूकस विच हैज़ बीन जनरेटेड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो अब कुछ कंडीशंस देखते हैं जिसमें इसमें डिफेक्ट आ सकता है। तो पहला है जिसको बोलते हैं प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेसिया या इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको पता है कि सीलिया जो होता है उसमें आपके पास जो स्ट्रक्चर होता है सेंट्रियोल का 9+2 अरेंजमेंट, इसमें डायनेन आर्म्स होते हैं। तो यहाँ पे ना डायनेन आर्म में ही डिफेक्ट आ जाता है। तो प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेसिया जो कि एक ऑटोसोमल रेसेसिव कंडीशन है, डायनेन आर्म में डिफेक्ट आया, छोटे बच्चों में देखने को मिलता है जो 5 साल के होते हैं। तो इसमें क्या कंडीशन देखने को मिलती है? इसमें ऑब्वियसली देखो, अगर अब डायनेन आर्म खराब हो गया तो सीलिया जो है काम नहीं करेगा। सीलिया काम नहीं करेगा तो चीज़ें वहीं पे इकट्ठा होने लगेंगी, म्यूकस प्लग्स बनने लगेंगे। म्यूकस प्लग्स एक जगह इकट्ठा होंगे तो बैक्टीरिया वहाँ पे कॉलोनाइज करेगा, ब्रोंकाई को डायलेट कर देगा, डिस्ट्रक्ट कर देगा। परमानेंट डायलेटेशन जो होता है ब्रोंकाई का, वही तो ब्रोंकिक्टेसिस होता है। तो ब्रोंकिक्टेसिस हो गया। फिर एक चीज़ और होती है, एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जो हमारा हार्ट है शुरू राइट से हुआ है ना, सीलियरी मूवमेंट के कारण वो लेफ्ट में आता है, पर यहाँ पे सीलिया ही नहीं काम कर रहे हैं, तो हार्ट जो है वो कहीं रह जाएगा, वो लेफ्ट में ही रह जाएगा, राइट में ही रह जाएगा, एंड दैट इज़ नोन एज डेक्स्ट्रोकार्डिया। और साइनसाइटिस देखने को मिलेगी क्योंकि सीलियरी क्लियरेंस नहीं है प्रॉपर, तो रिकरेंट साइनस का इन्फेक्शन होगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग आपका प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेसिया। यहाँ पे कार्टिगनर सिंड्रोम में ये ट्रायड तो आता ही है, साथ में एक और चीज़ आती है दैट इज़ इनफर्टिलिटी। तो कार्टिगनर सिंड्रोम में 4 चीज़ें आ गई। पहली बात तो मैंने बताया आपको कि ब्रोंकिक्टेसिस, दूसरा मैंने बताया डेक्स्ट्रोकार्डिया, तीसरा मैंने बताया साइनसाइटिस, है ना। और उसके अलावा मैंने बताया कि मेल इनफर्टिलिटी दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस सिंड्रोम, कार्टिगनर सिंड्रोम, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक कंडीशन और होती है जिसको बोलते हैं सीलियरी डिफेक्ट में सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑटोसोमल रेसेसिव कंडीशन ही है ये भी। क्रोमोसोम नंबर 7 के लॉन्ग आर्म में हमारे पास एक जीन होता है जिसको CFTR जीन बोलते हैं, और ये CFTR जीन का यहाँ पे म्यूटेशन हो जाता है। जब CFTR जीन का म्यूटेशन हो गया तो इसके कारण होता क्या है, उसके कारण होता क्या है ना, कि जो क्लोराइड है उसका सिक्रीशन कम हो जाता है, सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो क्लोराइड का सिक्रीशन कम हो रहा है ना,
बेसिकली CFTR जीन का म्यूटेशन हुआ, क्लोराइड का सिक्रीशन कम हुआ, जिसके कारण जो अब सिक्रीशंस है ना वो सूखे से होंगे, डिहाइड्रेटेड सिक्रीशंस होंगे, है ना। अब डिहाइड्रेटेड सिक्रीशंस होंगे, विस्कस सिक्रीशंस होंगे, तो उनका क्लियरेंस इतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। अगेन वही चीज़ है, एक जगह पे इकट्ठा होगा तो बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन होगा, सारी वही प्रॉब्लम्स होंगी, है ना। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है। अब देखो कहीं पे भी इस जीन का म्यूटेशन हो सकता है किसी भी सेल में, तो ब्रोंकाई में ये इफेक्ट कर सकता है ना, तो थिक सिक्रीशंस वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। बिलियरी ट्रैक में इफेक्ट कर सकता है, यहाँ पे जो दिखाया गया है ना, इंटेस्टाइन में, और इवन इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। एक चीज़ याद रखना है आपको। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हेल्दी ब्रोंकस है, और सिस्टिक फाइब्रोसिस के केस में कैसे सीलिया ने पूरा प्लैग कर दिया है उसको, है ना, इतना, क्योंकि इतना विस्कस है, इतना थिक है कि वो निकलने ही नहीं दे रहा है एयर फ्लो को, है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। हमारे पास कुछ होते हैं ब्रोंको कंस्ट्रिक्शंस और कुछ होते हैं ब्रोंको डायलेटर्स। जैसे ल्यूकोट्राइन्स मोस्ट पोटेंट कंस्ट्रिक्टर्स होते हैं, इसलिए अस्थमा में आप ल्यूकोट्राइन्स इनिबिटर्स देते हो, है ना, मोंटील्यूकास, ज़ाफिल्यूकास, ज़ाइल्यूटिन, है ना। प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, कोलिनर्जिक्स होते हैं, इसीलिए अस्थमा को ट्रीट करने के लिए एंटीकोलिनर्जिक्स भी आप लोग देते हो, राइट। विल हैव दिस सेपरेटली, बट ये 3 होते हैं कॉन्स्ट्रिक्टर। डायलेटर्स की बात करूँ तो हमारे पास VIP होता है, राइट, and this is very potent bronchodilator. That is what you need to remember. So one more thing that I want you to understand, and this is also very important, that is जैसे जैसे आप रेस्पिरेटरी ट्रैक में नीचे जाओगे तो what are the findings that you will be getting. So many people don't understand this. Let me explain you this. देखो ट्रकिया से अगर आप नीचे जाओगे एल्विली की ओर तो रेडियस कम होगा. दिस इज़ वेरी सिंपल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड यू कुड रिलेट इट, है ना. जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो चीज़ें डिवाइड होती जाएंगी तो रेडियस कम होता जाएगा, है ना. आई डोंट थिंक दैट दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट सो दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस, राइट. सो नीचे जाओगे तो रेडियस कम होगा. क्रॉस सेक्शनल एरिया, अब यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं, टोटल क्रॉस सेक्शनल, टोटल वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता जाएगा. देखो कैसे, अगर मैं इस जगह का क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रही हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो πr² से क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने निकाल लिया जो भी आया, और मैं इस जगह का क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रही हूँ. तो अगर मैं इस जगह का क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रही हूँ या टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रही हूँ, ठीक है, ये भी ऐसे डिवाइड करेगा, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, फिर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, फिर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया. सोचो कितने सारे क्रॉस सेक्शनल एरियाज आप ऐड करोगे. दैट इज़ व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं, भले ही आप πr² लगा रहे हो और आपको लग रहा है कि रेडियस कम हो रहा है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होना चाहिए, पर टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा. दो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो रहा है पर टोटल अगर मैं सबका ऐड कर दूँ तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो बढ़ता जाएगा. अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं. जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो पॉइसिलीज लॉ लगाओ, है ना. रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. नीचे जा रहे हैं तो मैंने बोला रेडियस कम हो रहा है, तो दिमाग ये बोल रहा है कि सबसे नीचे रेडियस सबसे कम है तो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होना चाहिए. ये डॉटेड लाइन से मैंने वो चीज़ बनाई है जो हम फील करते हैं, राइट. वॉट वी प्री अज्यूम दिस, वी फील लाइक कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता. ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, है ना, देखो ऊपर ट्रकिया की बात करूँ तो बहुत बड़ी सी इसका ल्यूमन होता है, बहुत बड़ा ल्यूमन होता है ना, तो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली कम होगा, रेडियस बहुत ज़्यादा है इसका. नीचे जाओगे तो रेडियस कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए इस इक्वेशन के अनुसार, ठीक है. पर जब और नीचे जाते हो ना तो होता क्या है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है क्योंकि पैरेलल ब्रांचेस हो जाती हैं. अब जैसे मान लो आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि 2 ओम के 2 रेजिस्टर्स हैं. पहले तुमने उसको सीरीज़ में लगाया, फिर तुमने उसको पैरेलल में लगा दिया. अब गॉड ने रेस्पिरेटरी ट्रैक को डिज़ाइन ऐसे किया है कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हो ना तो ये जो एयरवेज है ना आपस में ये पैरेलली अरेंज्ड होते हैं सबके सब. तो जो नेट रेजिस्टेंस होता है ना वो कम हो जाता है इफेक्टिवली. समझ में आया? तो मैंने क्या बोला, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं ऊपर ऑब्वियसली रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है. नीचे आने पर रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए, ब्रोंक्यूल तक आने पर वो बढ़ा, लेकिन और नीचे जब हम गए ब्रोंक्यूल टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक बढ़ा वो, लेकिन जब हम और नीचे गए जैसे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो जाता है. रेजिस्टेंस क्यों कम हो रहा है? क्योंकि पैरेलली अरेंज्ड होते हैं ये, इनकी ब्रांचेस बहुत सारी होती हैं और ये आपस में पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है. फ्लो की बात करूँ तो जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा फ्लो, तो यहाँ पे फ्लो ज़्यादा होगा, है ना. तो ऊपर की ओर फ्लो ज़्यादा होता है. जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी. सिंपल सी चीज़ है. तो ट्रकिया में वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है. और फिर आपने रेनॉल्ड्स नंबर्स भी पढ़े हैं, है ना. तो रेनॉल्ड्स नंबर को अगर मैं यूज़ करूँ तो जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी रेनॉल्ड्स नंबर भी उतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा रेनॉल्ड्स नंबर होगा उतना ज़्यादा फ्लो जो है वो टर्बुलेंट होगा. नीचे ये फ्लो जो होता है लैमिनार फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. तो ऊपर फ्लो बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट होता है. दैट हैज़ टू बी ऑल्सो रिमेंबर.
लास्ट पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन इज़ रिगार्डिंग द एल्वेली। एकदम नीचे आ चुके हैं हम, ठीक है। एल्वेली की बात करूँ तो 2 टाइप की नीमोसाइट्स होती हैं वहाँ पे, टाइप 1 नीमोसाइट एंड टाइप 2 नीमोसाइट। जो टाइप 1 नीमोसाइट होती हैं वो आपकी फ्लैट सेल्स होती हैं, ठीक है। मैक्सिमम पार्ट यही कंट्रीब्यूट करती हैं और डैमेज के लिए ज़्यादा प्रोन होती है, ऑक्सीडेटिव डैमेज के लिए। जबकि टाइप 2 नीमोसाइट्स की अगर हम बात करें तो ये जो होती हैं दीज आर क्यूबॉइडल सेल्स और ये 5% ही होती हैं। और इनका क्या फंक्शन होता है, सरफेक्टेंट प्रोड्यूस करने का। अब सरफेक्टेंट से रिलेटेड सारी कहानी, सारी चीज़ें हम अगले सेशंस में लेंगे, अभी हम नहीं ले रहे हैं इसको। इनफैक्ट द नीमोसाइट्स वुड बी ऑल्सो डिस्कस्ड इन शेयर डिटेल इन द अपकमिंग सेशंस। अभी बस आप इतना याद रखो कि सरफेक्टेंट का कॉम्पोजिशन क्या होता है। सरफेक्टेंट सरफेस टेंशन को कम करने वाला है और कंप्लायंस बढ़ाएगा। क्या ये टर्म्स होते हैं, क्या होता है कंप्लायंस, क्या होता है सरफेस टेंशन, विल ऑल टेक अप दिस इन द नेक्स्ट सेशन। राइट नाउ जस्ट रिमेंबर दिस दैट सरफेक्टेंट में 2 चीज़ें होती हैं, पहला होता है लिपिड और दूसरा होता है प्रोटीन। और किसी भी सरफेक्टेंट में ध्यान क्या रखना है आपको कि जो लिपिड की कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है ना। यहाँ पे जो सरफेक्टेंट है स्पेसिफिकली उसमें लिपिड्स बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन्स कम है, तो लिपिड जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो अगर आप कॉम्पोजिशन देखोगे, प्रोटीन 4 टाइप के होते हैं, है ना। सरफेस प्रोटीन A, D, B, C, मैंने A, B, C, D, है ना। ये 4 टाइप के आपके पास सरफेस प्रोटीन होते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ देयर फंक्शन, विल टेक इट अप। और हमारे पास सरफेक्टेंट लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सब कुछ भूल जाओ पर डोंट फॉरगेट समथिंग कॉल्ड एज DPPC एंड लेसिथिन, ठीक है। तो ये मेन कंट्रीब्यूटर होते हैं हमारे किसके, सरफेक्टेंट के, क्योंकि सरफेक्टेंट में लिपिड ज़्यादा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, थैंक यू।